हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग इज एन आर्ट। तो जिनका भी 5 जुलाई को एस्टेट एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी एसएसटी के लिए, आप हमारी ये बुक एनसीईआरटी की बुक भारत और समकालीन विश्व द्वितीय का चैप्टर 3 का भारत में राष्ट्रीयवाद और का सेकंड लेसन रीड के मेन पॉइंट रीड करेंगे। और पहले लेसन को हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। लेसन का नाम है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। जो भी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा पूरे भारत में चलाया गया था, उसके अनुसार मतलब लोगों को के मन में क्या क्या धाराएं थी, वो किस तरीके से उसको मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वो इसमें मेन पॉइंट्स करेंगे। ये लेसन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। तो इस आंदोलन को शहरों में इसका क्या प्रभाव था? आंदोलन का प्रारंभ जून 1920 को इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन में स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों आदि में बहिष्कार का निर्णय किया गया। कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से संबंधित प्रस्ताव रखा गया। सितंबर 1920 को ईस्वी में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का आश्वासन दिया। इस प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हस्तांतरित किया गया। 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठित की गई। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने प्रारंभ में असहयोग आंदोलन का विरोध किया। ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था, ये ऑप्शन में आएगा, तो याद रखना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास दोनों ने। सकारात्मक कार्यक्रमों में पूरे देश में राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय पंचायत के द्वारा आपसी विवादों का निपटारा, खादी व अन्य हस्तशिल्पों के माध्यम से स्वदेशी का लोकप्रिय बनाना, हिंदू और मुस्लिमों में एकता की भावना का संचार करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना व हरिजन व दलित वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास करना। नकारात्मक कार्यक्रमों में 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का देशव्यापी हड़ताल की गई, जिससे इस आंदोलन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बारदोली में कर न अदा करने का आंदोलन, चोरा चोरी की का कांड 5 फरवरी 1922 के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा स्थगित किया गया। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनके कारण ये आंदोलन ज़्यादा प्रभावशाली न हो पाया और गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर, शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग के प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है। विदेशी माल का पूरी तरह बहिष्कार किया गया। जगह जगह पर विदेशी सामान की होलियां जलाई गई, जिसके कारण 1921 से 1922 के मध्य विदेशी कपड़े का आयात आधा रहा और विदेशों से आयात होने वाले कपड़े की कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। विदेशी माल के बहिष्कार के कारण भारत में एक बार फिर कुटीर उद्योग व हथकरघों में उत्पादन में वृद्धि होने लगी। और सन 1921 के बाद शहरों में इस आंदोलन कमज़ोर क्यों हुआ? क्योंकि खादी कपड़ा हाथ से तैयार करना बड़ा मुश्किल था और जिसके कारण, और वो महंगा भी था, जिससे लोग अधिक दिनों तक इसको खरीद नहीं पाए। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार के बाद स्वदेशी संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता थी, परंतु यह विकल्प न होने के कारण विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा वकालत करने लगे। इस आंदोलन का ग्रामीण इलाकों में क्या प्रभाव था, अब वो देखते हैं। शहरों में से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। वे फिजी के पहले ही गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे, इसलिए वे मजदूरी की जीवन शैली से अच्छी तरह परिचित थे। उनके द्वारा जिनका विरोध किया गया वे इस प्रकार थे। उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। वो स्पेशल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे। उनका मानना था कि जो ताल्लुकदार हैं और जमींदार हैं वो भी हमारा शोषण करते हैं, क्योंकि उनके विचार के अनुसार यही वर्ग जो होता है, मजदूर वर्ग
किसानों का शोषक था। ये शोषक वर्ग किसानों से भारी भरकम लगान बेगार लेते थे। इसका विरोध करना भी उनका मुख्य उद्देश्य था। जमींदारों और तालुकदारों का विरोध करने के लिए गरीब वर्ग ने उनको अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। इस क्षेत्र में विरोध का प्रमुख कारण अधिक लगान और बेगार प्रथा थी। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के इस विचार को कुछ और ही मतलब समझा। आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी और अन्य वन 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने वनों के 2/3 हिस्से पर का आरक्षित वनों में बदल दिया था, जिससे आदिवासी लोग बहुत नाराज थे और इससे आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वन्य समाज में रहने वाले लोगों का नेतृत्व अपने आप को ईश्वरीय गुणों से युक्त कहने वाला अल्लरी सीताराम राजू कर रहा। उस क्षेत्र के लोगों की दृष्टि से राजू में निम्नलिखित विशेषताएं थी। वो खगोलीय अनुमान लगा सकता था, वह लोगों को मात्र हाथ लगाने से स्वस्थ कर सकता था और राइफल की गोलियां ये उन स्थानीय लोगों का मानना था जो कि उनको ईश्वर का अवतार समझते थे और गांधी के व्यक्तित्व और असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। उसने शराब और सामाजिक बुराइयों को त्यागने की बात भी कही थी। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू क्योंकि वो उनको उसका नेता समझा जाता था आंदोलन का, इसलिए उन्होंने 1924 में अंग्रेजों ने राजू को फांसी दी और राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे। बागानों में स्वराज, बागानों में इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? 1859 के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने एक मन में अवधारणा बनाई कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को अपने गांव में जमीन मिल जाएगी, जीविका अपनी इच्छा के अनुसार चला सकेंगे। ये उन लोगों के मन में भावनाएं थी। लेकिन चोरा चोरी का जो हत्याकांड हुआ था 1922 और जो ये विद्रोह हो रहे थे उनको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित किया।